आज बात करने जा रहे हैं उन गुमशुदा फीमेल्स की जिनकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है। आप समझ गए होंगे मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ, लापता लेडीज़। आज का ये जो मेरा वीडियो है ये थोड़ा रिव्यू नहीं है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट है। रिव्यू में तो कहानी बताई जाती है, अपना आप देखिए नहीं देखिए वगैरह, ये इस किस्म की बातें होती हैं। लेकिन ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट है मूवी का। मैं हूँ डॉक्टर आनंद अकेला और मैं एक साइंटिस्ट हूँ। तो हम साइंटिस्ट जब कोई पब्लिकेशन करते हैं तो जब इंटरनेशनल जर्नल्स में, तो हम पहले उसका एक एब्स्ट्रैक्ट देते हैं बहुत शॉर्ट में, जिससे कि ये पता लग जाता है कि हाँ भाई ये टोटल जो रिसर्च वर्क हुआ है इसका लबो लवाब क्या है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्या है। तो हम लोग आज जो इस फिल्म में जो लेडीज़ की बात हो रही है, पहले तो मैं उनका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। जो इसमें 4 प्रमुख कलाकार हैं, 4 या यूँ कह लीजिए कि 2 हैं, और कहानी अब तक काफ़ी लोग देख चुके हैं, सुन भी चुके हैं, या जो लोग अब फिल्म ने बहुत टूल पकड़ लिया है तो जिन्होंने नहीं देखी वो देखेंगे भी। लेकिन मैं जो बात मुझे कहनी है उसके अलावा मैं 1 मिनट में आपको खाली कहानी, मैं कोई स्पॉइल करने वाला सस्पेंस या कुछ ऐसा नहीं है। छोटी सी कहानी है। गांव की 2 औरतें हैं, शादी होती है, इत्तेफाक से वो ट्रेन में उनकी अदला बदली हो जाती है। मतलब एक अपने पति के घर के बजाय दूसरे के घर पहुंच जाती है और दूसरी स्टेशन पे खो जाती है। और पूरी फिल्म चलने के बाद आखिर में ये दोनों अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती हैं, बट विद ए डिफरेंट रिजल्ट। दोनों का पूरा जो बैकग्राउंड जो उनके पतियों का है वो बिल्कुल अलग है, जो अंत होता है वो बिल्कुल अलग है। ये मैं नहीं बताऊंगा। और बाकी लेकिन जो फिल्म है वो किस तरह से आज के हमारे सामाजिक मुद्दों को हिट करती है और कैसे कैसे हिट करती है वो देखने लायक है। आज मैं आपको वो सर्टेन जो टॉपिक्स हैं हमारे समाज के, वो कहाँ पर फिल्म में हिट किए गए हैं, मैं वो आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। लेकिन आइए पहले इन महिलाओं से परिचय कर लेते हैं जिन्होंने इस फिल्म में काम किया है प्रतिभा रानाटा। उन्होंने इस फिल्म में जया, पुष्पा, श्रेया, इन 3 नामों से अलग अलग काम किया है। दूसरी है नितांशी गोयल, जो कि फिल्म में फूल बनी है। और ये दोनों महिलाएं हैं जिनकी की शादी होती है और ये अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ती हैं। जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण काम है वो है छाया कदम जी का। ये बहुत नोन एक्ट्रेस हैं, इनको हम लोगों ने कई बार फिल्मों में देखा है। और ये बनी है मंटू माई। ये एक स्टेशन प्लेटफॉर्म पे चाय बेचती है, इनका टी स्टॉल। फिर इसमें है गीता अग्रवाल शर्मा, जो कि माँ बनी है एक दूल्हे की, और उन्होंने लाजवाब काम किया है। बहरहाल इन 4 महिलाओं को ये एक्चुअली लापता थी एंड नाउ दे हैव कम बिफोर अस, और इन्होंने एक शानदार अभिनय के साथ साथ समाज को क्या क्या मैसेज दिया है। चलिए मैं आपको खाली टॉपिक वाइज बताता हूँ कि इसमें मैसेज क्या दिया गया है। जो हमारे गांव में, पिछड़े वर्ग में या किसी में भी कहीं पर भी ये मुद्दे उठते हैं और उनको जागरूक करने की कोशिश की गई है, और शायद सफलता भी मिलेगी। और फिल्म के अंत में मैं कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जिससे कि हमारी राजनीतिक पार्टियों को फ़ायदा हो सकता है, नेटफ्लिक्स को फ़ायदा हो सकता है, आमिर खान को फ़ायदा हो सकता है। मुझको कोई, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मुझे कोई वीडियो बना करके पैसे कमाने का शौक़ भी नहीं है और ना मैं कमा पाता। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ क्या है कि आज भी लड़कियों गाँव में या किसी और स्तर पर पति का नाम नहीं लेती है। बड़े आराम से उस मुद्दे को फिल्म में दिखाया गया है कि जो स्टेशन मास्टर है, वो जो लड़की खो गई है उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हारे पति का क्या नाम है, तभी तो उसको कुछ खोजा खाजा जाएगा। तो वो नाम नहीं लेती है, और देखिए कि मासूमियत से अपना हाथ बढ़ा देती है कि शादी के वक्त उसके हाथ पे उसके पति का नाम लिख दिया गया। एक तो ये मुद्दा क्या है, मतलब अरे अब नाम नहीं लोगी तो ढूंढेंगे कैसे? एक जागरूक करने की कोशिश है कि भाई पति का नाम पता होना चाहिए, वो कहाँ काम करता है क्या पता होना चाहिए, उसकी तनख्वाह कितनी मिलती है। आज भी लड़कियां गाँवों में जो निचले स्तर में हैं या जहाँ जो भी हो सकता है, उनको कुछ नहीं पता है अपने पति के बारे में। हमारी शादी हो गई, हम आ गए,
बस भाई हमारा काम इतना ही है, अब ज़रूर जैसा भी होगा बच्चे पैदा करेंगे, खाना बनाएंगे, घर की साफ़ सफाई करेंगे, दैट्स ऑल। यहाँ पर जागने की ज़रूरत है। इसके बाद हमारी जो मंजू माई हैं, इनके बड़े सटीक डायलॉग्स हैं। टी स्टॉल पे ये हल्के से जो हमारे समाज को एक हल्का फुल्का डायलॉग मार के पूरी तरह से जगा देती हैं। आज हमारे यहाँ अंधभक्त, अंधविश्वास, इसका बोलबाला है, हम तो ये मानते हैं, हम तो ये करते हैं। वो उनको कहती हैं कि चलो ये एक तरह से नहीं समझते हैं, ये बेवकूफ़, बुर्बक वर्ड वो इस्तेमाल करती हैं, आप देखिएगा। वो कहती हैं कि अगर आप बेवकूफ़ हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप नहीं पढ़ लिख पाए, लेकिन आप अपनी बेवकूफ़ी पे घमंड कर रहे हो, ये उससे बड़ी बेवकूफ़ी। बुर्बक होना शर्म का बात नहीं है, बुर्बक होने पे गर्व करना ही शर्म का बात है। कितना बढ़िया डायलॉग लिखा गया। इसके बाद फिर पति का नाम, एक जो दूसरी जो इसमें ब्राइड है वो अपने यहाँ जाती है, गलती से जहाँ दूसरी जगह पहुँच जाती है, वहाँ पे उसकी ननद है, देवरानी है, जो कुछ भी है, उसको वो कुछ हल्के से जगाने की कोशिश करती है। पूछती है भाई तुमसे बात में तुम पति का नाम क्यों नहीं लेती हो? तो वो कहती है कि पति का नाम नहीं लेते हैं। व्हाट ए सरप्राइज। उनका नाम काहे नहीं लेती है? पति का नाम नहीं लेते। पति का नाम नहीं पता है तो क्योंकि इसमें महिलाएं खो गई हैं, उनकी ढूंढाई हो रही है और उनको नाम तक नहीं पता है या नाम बता नहीं पा रही हैं ठीक से, हालांकि बाद में बताती हैं ज़रूरत पड़ने पर। इसके बाद जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट का सब्जेक्ट कवर किया है और वो भी उन्होंने ही बोला है। जो हमारी मंजू माई है, टी स्टॉल पे एक रेफरेंस आता है, तो वो कहती हैं कि जो औरतें हैं वो अनाज उगा भी सकती हैं, अनाज पका भी सकती हैं, बच्चे पैदा कर सकती हैं, बच्चों को बड़ा भी कर सकती हैं। दरअसल में औरतों को आदमियों की कोई खास जरूरत है नहीं। देखो, औरत अनाज उगा भी सकती है, पका भी सकती है, बच्चा पैदा भी कर सकती है, बड़ा भी कर सकती है। देखने जाए तो औरतों को मर्दों की कोनो खास जरूरत वैसे है नहीं। और वो ये भी कहती हैं कि और आदमी ये औरतों को नहीं जताना चाहते हैं, वरना तो वो अपने इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, उनको कोई पूछेगा नहीं। अरे ये बात अगर औरतों को पता चल गई तो मर्द बेचारा का बाजा न बच जाएगा। क्या सच्चाई समाज की छोटे छोटे डायलॉग्स में दिखाई गई है। इसी की तरह से जो दीपक की माँ है, एक बार वो उनके घर में खाना वाना बना हुआ है, घर की औरतें बहुएं सब बैठी हुई हैं खाना खा के, ये सब बहुत छोटा सा डायलॉग बोलती हैं अपनी सास से कि हम सब जब शादी होके आते हैं तो ननद बन जाते हैं, बहू बन जाते हैं, सास बन जाते हैं, देवरानी बन जाते हैं, सहेली नहीं बन पाते। घर की औरतें सास, ननद, जेठानी, देवरानी सब बन जाती है, सहेली नहीं बन पाती एक दूसरे की। ये कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब कोई लड़की नई आती है तो वो घर में एक फ्रेंड बन जाए सकती है, एक सहेली बन जाए, जिससे कि माहौल अच्छा होता है। वरना इन रिश्तों के चक्कर में तो बहुत चीज़ें बिगड़ती रहती हैं जो हम देख सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर इसमें है, जो कि पुष्पा का कैरेक्टर है, तो ये है कि हम अपने देश में बहुत नारेबाजी होती है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। ठीक है भाई, नारे तो हम दे ही रहे हैं, और मगर सरकार क्या करे, लोग क्या करें, जबकि घर के लोग ही जो जिनको इन नारों पे अमल करना है वो नहीं कर पा रहे हैं। माँ अपनी बेटी से बेटी कहती है कि मुझको आगे पढ़ाई करनी है, मुझे खाली 1-2 साल का मौका दे दो। ऐसी कौन सी बात है, वो नया इंटर वगैरह पास करके निकली है। माँ कहती है नहीं, अब तो तुमको शादी ही करनी है, और जो हमने कर्जा लेकर के दहेज जमा किया है उसका क्या होगा। अगर ये अज्ञानता घर के ही लोग नहीं दूर करेंगे तो फिर इन नारों का क्या फायदा है। हमें शादी नहीं करना है, हमें खेती बाड़ी के बारे में पढ़ना है। पागल हो गए हैं क्या? हमारा दहेज का इंतजाम किए हैं, उसका क्या? और वो यहाँ तक उस लड़की को नहीं पढ़ने देती है, वो कह देती है कि अगर तुम्हारी डोली 7 दिन के अंदर नहीं उठी तो मेरी अर्थी निकलेगी। अगर हफ्ते भर में तुम्हारी डोली ना उठी तो हमारी अर्थी उठेगी, तुम्हारे बाबूजी की कसम। ये हमारे गांव में इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है बच्चियों को, लड़कियों को, सामाजिक दबाव। और ये कौन लोग हैं जो घरों पे दबाव डालते हैं? वो सब इर्द गिर्द में रहने वाले होते हैं जिनको इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, तुम कर्जा ले करके शादी करो,
शादी करनी है, लड़की बड़ी हो गई और पढ़ाओ लिखाओ मत। ये सब इतनी इमोशनल डायलॉग्स हैं मूवी में कि आपको, और मैं ये चाहूँगा कि किसी न किसी तरह से इनका प्रसार किया जाए। फिर वो लड़की आगे चल के कहती है, कुछ सिचुएशन फिल्म में ऐसी आती है कि वो बताती है कि जब माँ ने ऐसा कह दिया तो मैंने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया और मैंने घूंघट ओढ़ लिया और मान लिया कि अब मेरी किस्मत में जो है। इस तरह से बच्चियों को फोर्स किया जाएगा कि वो घूंघट ओढ़ के समझौता कर लें। हम तो घूंघट ओढ़कर अपनी किस्मत से समझौता कर दिए थे कि फिर ये हमारा हाथ पकड़। बाद में वो फिर कहती है पुष्पा कि मैंने तो किस्मत से समझौता कर लिया था, माँ बाप ने जो कहा मैंने मान भी लिया था, लेकिन फिर किस्मत ने पलटी खाई और मुझे एक ऐसा लग रहा है कि मुझे एक मौका दिया कि मैं दोबारा पढ़ाई लिखाई कर सकूं। हम चुराए हैं तो बस एक वो मौका चुराए अपने लिए जिंदगी से। तो ये चीज़ें हैं कि बच्चियों को मौका भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको नहीं मौका देना चाहते पढ़ने का, है इज्जत से ज़िंदगी जीने का। फिर उसके बाद आगे चलता है, जब फिल्म चलती है ख़त्म, तो उसमें फिर जो है जो वुमेन हरेसमेंट, वुमेन टॉर्चर का जो मुद्दा है वो उठाया गया है। पुलिस थाने में ये पुष्पा का पति आकर के उसको पुलिस के सामने ही, और 4-6 लोग भी होते हैं उनके सामने ही मारता पीटता है। पीटी उषा तो ये मुद्दे दिखाए गए हैं और वहाँ पर वो दहेज की बात उठाता है कि तुम्हारा जो जेवर दिया गया है वो मेरा है, मेरा हक है, उस पर कुछ नहीं है, तुम घर चलो, तुमको देखता हूँ। गाना हमारा है, बाबूजी के खून पसीने का है, हमने खेत बेचे खरीदा है। तो यहाँ पर मारपीट, डावरी और ये जो जितनी कुरीतियाँ हैं समाज की, एक कहानी में इतने अच्छे तरह से पिरोई गई हैं और सच में हर किसी की आँख खोलने वाली हैं। चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हों, वो भी अपने बच्चियों को कम से कम जो उन्होंने नहीं देखी है ये मूवी दिखाएं और अपने जीवन में इसको उतारने की कोशिश। बीच में कहीं पर भी हमारी जो मंजू माई हैं उन्हीं का एक डायलॉग आता है, वो समझाती हैं बेटी को कि अगर तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है तो सहने की ज़रूरत नहीं है। वो बताती हैं कि मेरा पति शराबी था, मेरा बेटा लफंगा था, वो मेरे ही पैसे कमाए हुए से खाते पीते थे और एक दिन उन्होंने मुझसे मारपीट की तो मैंने भी तय किया और मैंने पलट के झापड़ मार दिया। बात यहाँ पर झापड़ मारने की ये नहीं है, लेकिन कि आखिर औरत बर्दाश्त करे तो कब तक करे। भगा दिया सब, मर्द बेटा सबको। एक तो साला सब बैठ के हमारी कमाई खाए, ऊपर से दारू पी के हम ही को मारे। एक बार 2 बार चलो ठीक है, ऊपर से कहे जो प्यार करे है उसका मारने का हक होता है। एक दिन हम भी घुमा के हक जता दी। तो अब फिर वो कहती हैं कोई बात नहीं है, कहानी का ही सीक्वेंस है। वो कहती हैं कि अकेले जीवन जीना बहुत सुखमय है, ऐसा लगता है कि बहुत परेशानी हो जाएगी, लेकिन एक बार अगर आदत पड़ जाए तो आदमी की ज़िंदगी बहुत खुशहाल रहती है। खुद का साथ अकेले खुशी से रहना बहुत मुश्किल होता है फूल, हाँ, पर वो एक बार सीख लिए फिर कोई तुमको तकलीफ नहीं पहुंचा। बजाय इसके कि हर समय की किचकिच, मारपीट, गाली गलौज के साथ जिंदगी। तो ये सारे मैसेज इस फिल्म में बहुत अच्छे दिए गए हैं और फिल्म के आखिर में आते आते कुछ दहेज का कानून भी समझा दिया गया है उस बंदे को जो पुष्पा का पति है, कि तुम जो है ये मारपीट और ये दहेज जो है पत्नी का जो लेने की कोशिश कर रहे हो, ये सब कर रहे हो जहाँ थाने में खड़े होकर, ज़रा सा भी तुमने, ये लड़की बालिग है, इस मैसेज को भी कन्वे किया गया है। अगर इसके साथ कोई भी अन्याय होगा तो ये खड़ी हो सकती है और अगर तुम इसके बीच में आए तो फिर कानून से नहीं बच पाओगे। है कि मैडम बालिग है, मन मर्जी की मालिक है। इस तरह से ये फिल्म खत्म होती है। और अभी तुम्हें जो क्यों ना थाना में दहेज लेने का बाद औरत पर हाथ उठाने का हिम्मत, डराना धमकाना, ये अपराध है प्रदीप बाबू। और इस फिल्म में इतने ज़्यादा मैसेज हैं हमारे, खासकर हमारी गांव की मिडिल ग्रुप के बच्चियों और लड़कियों के लिए और समाज के लिए, कि ये फिल्म ज़रूर दिखाई जानी चाहिए उनको। अब मैं मैसेज देता हूँ अपने पॉलिटिकल पार्टी को। 3 मेरा ख्याल है कि 3 पेज पोलिंग हो चुकी है और अभी भी 3-4 पेज की पोलिंग बाकी है इंडिया में। मैं ये चाहूँगा कि हर
जो भी पॉलिटिकल पार्टी का जिस राज्य में जहाँ भी उनकी सरकार है, इस फिल्म को टैक्स फ्री करें और इस फिल्म को गांव-गांव में दिखाएं इसी समय से। और जब ये लड़कियां, औरतें गांव में इस फिल्म को देखेंगी तो पक्का आपको अगले 3 फेज़ में वोट मिलेगा। महिलाओं का वोट तो 100% है और जो समझदार युवक और पुरुष हैं उनका वोट भी मिलेगा। और इसमें कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। फिल्म ही तो दिखा रहे हैं पर्दे पर, ना तो कोई प्रोपेगेंडा है, ना कोई कन्वेंसिंग है, ना कुछ है। उनके लिए मैसेज है। आमिर खान जी भी जो है वो इसका फ़ायदा उनको मिल सकता है, इन टाइटल्स का, इन बातों का, कि वो इसको नेटफ्लिक्स के माध्यम से भी लोगों को दिखा सकते हैं। नेटफ्लिक्स का जो है वो रेवेन्यू बढ़ सकता है। मतलब वो लोग बिजनेसमैन हैं, वो जानते हैं कैसे कुछ हो सकता है। मगर ये फिल्म समाज को भी सुधार सकती है, लोगों को पैसा भी कमवा सकती है। धन्यवाद।